हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एयरफोर्स एक्स ग्रुप का चैप्टर सरल रेखा में गति ये स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से बहुत अच्छे ढंग से सिंपल चैप्टर है, बहुत ही समझ में आएगा, बहुत पहले से पढ़ते भी आए हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, इसमें मोशन के बारे में पढ़ना है कि मोशन कितने प्रकार की होती है, एक समान गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, उनके सभी फार्मूला पढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। गति यानी मोशन क्या है। गति तो यदि कोई वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु मोशन अर्थात गति की अवस्था में कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है, बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे कार का चलना, ट्रेन का आगे बढ़ना, गेंद का गिरना, ये सब क्या है, मोशन में अर्थात गति के एग्जाम्पल हैं। और यही गति सीधी रेखा में गति क्या होती है, सीधी रेखा में गति कि जब कोई वस्तु केवल सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम सीधी रेखा में गति कहते हैं। जब कोई वस्तु केवल सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, सीधी रेखा में गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती कार, ऊपर से नीचे गिरती वस्तु, ऊपर से वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसकी गति कैसी होती है, सीधी रेखा में होती है, सरल रेखी गति होती है। तो यह है आपका सीधी रेखा में गति। इसके आगे दूरी क्या होती है। दूरी देखो, डिस्टेंस, दूरी क्या होती है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, इन दोनों में अंतर भी समझना है। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम अर्थात न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जहाँ से कोई वस्तु चली है और उसकी अंतिम स्थिति जहाँ पर वो वस्तु रुकी है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम आपको समझाएं दूरी और विस्थापन, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है ए पर, ये और ये रास्ता है और ये बिंदु बी है। तो एक कार है, वस्तु ए से चलती है, बिंदु ए से चलती है, वो तो इस रास्ते से जाती है ऐसे और कहाँ पहुँचती है, बिंदु बी पर। अगर पूछा जाए दूरी और विस्थापन ज्ञात करो, तो दूरी क्या होगी, जितने वो रास्ता चला है उसकी लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, जिस बिंदु से वस्तु चली है और जिस बिंदु में वस्तु रुकी यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को, शॉर्टकट दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक छोटी अल्प दूरी है, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है।
और न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी इसकी ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, और ये हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। चलो, अब विस्थापन की परिभाषा हो गई, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ये कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये मतलब ये सदिश राशि है। विस्थापन आपकी कैसी राशि है, ये सदिश राशि है ये। और विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जबकि दूरी ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये दूरी और विस्थापन हो गया। इसमें पढ़ते हैं अब चाल। चाल की स्पीड। तो एकांक समय में तय किए गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही क्या कहते हैं, स्पीड यानी चाल कहते हैं। और ये अदिश राशि मतलब यूनिट क्या होती है, तो दूरी की यूनिट मीटर और समय की सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये इसकी SI यूनिट आ गई। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल के प्रकार हैं, देखो पहला है समान चाल क्या होती है। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, मान लेते हैं कोई वस्तु है ए, ये ए बिंदु पर कोई वस्तु है, एक कार है ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, तो ये 2 मिनट में ये पहुंच जाती है बी पर, यानी 4 किलोमीटर। कितने पहुंच जाती है दूरी, 4 किलोमीटर। फिर अगले 2 मिनट में फिर 4 किलोमीटर तय करती है दूरी, बिंदु सी में पहुंच जाती है। तो समय कैसा है, समान है। 2 मिनट में 4 किलोमीटर गए, फिर अगले 2 मिनट में 4 किलोमीटर गए, तो समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही, तो उसी को क्या कहते हैं हम, समान चाल कहते हैं। तो जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को क्या कहते हैं, समान चाल कहते हैं। उल्टा असमान चाल क्या होती है, इसी का उल्टा कर देंगे कि जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है। मान लेते हैं ए पर वस्तु है, कार ए से चलना प्रारंभ करती है, तो ये 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में 3 किलोमीटर जाती है ये। फिर अगले 2 मिनट में, फिर यहाँ से आगे भी 2 मिनट में ये 8 किलोमीटर चली जाती है। तो समय तो समान है लेकिन दूरी अलग अलग तय कर रही, तो ऐसी चाल को हम क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं। कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो ऐसी चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। तो जब कोई वो समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो ऐसी चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल
समय। ये फार्मूला ये न्यूमेरिकल में लगेंगे। औसत चाल, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, इसी को क्या कहते हैं हम? औसत चाल कहते हैं। वेग, वेलोसिटी, वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है? तो देखो, एकांक समय में विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बटे क्या होता है? टाइम। यानी वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो वेग कैसी होती है? ये सदिश राशि होती है, क्योंकि विस्थापन भी कैसा होता है? सदिश होता है। तो एकांक समय में विस्थापन को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन की यूनिट मीटर और समय की सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर प्रति सेकेंड। वेग के प्रकार, समान वेग यानी समान समय में समान विस्थापन, बात वही है। जैसे एक समान चाल, असमान चाल, इसी प्रकार वेग है। वेग में क्या आता है? विस्थापन। तो समान वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? समान वेग कहते हैं। परिवर्ती वेग, जब वेग क्या हो रहा हो? बदलता है। जब वेग उसका चेंज हो रहा हो हर वक्त, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती वेग कहते हैं। औसत वेग क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु का समय अंतराल डेल्टा टी में विस्थापन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर फार्मूला आ जाएगा आपका, औसत वेग बराबर डेल्टा एक्स यानी विस्थापन और बटे डेल्टा टी यानी समय, इसी को क्या कहते हैं हम? औसत वेग कहते हैं। तो वेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यूनिट क्या? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। वेग के प्रकार, समान वेग, परिवर्ती वेग। औसत वेग का फार्मूला याद रखना, विस्थापन बटे समय। ये हो गया आपका वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है? ये पढ़ते हैं, सापेक्ष वेग क्या होता है? यदि दो वस्तुओं के वेग का अंतर सापेक्ष वेग कहलाता है। दो वस्तुओं के वेग का अंतर क्या कहलाता है? सापेक्ष वेग कहलाता है। जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, मान ली कार है कोई, एक ए कार है और एक बी कार है। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो इनका कुछ वेग होगा, इसका मान लेते हैं वी ए और बी कार का वेग वी बी। तो ए के सापेक्ष बी का अगर हम वेग निकालें वी ए बी बराबर, तो क्या होगा? वी ए प्लस वी बी। ये सापेक्ष वेग होता है। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। जब दो वस्तुएं, दो कारें एक दूसरे की ओर आ रही हो तो उनका सापेक्ष वेग क्या होगा? ऐड कर देते हैं, दोनों के वेग का योग हो जाता है। अगर ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हों, ए कार भी इधर जा रही है और बी कार भी इधर जा रही है, ये तो क्या करते हैं? जब एक ही दिशा में जाती हैं तो उनका जो वेग होता है सापेक्ष वेग वी ए बी बराबर क्या होता है? वी ए माइनस वी बी होता है। ऐसे जब दो कारें एक दूसरे के विपरीत आ रही हो तो उनका सापेक्ष वेग क्या होता है? ऐड कर देते हैं। जब एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो सापेक्ष वेग क्या, उनको हम घटा देते हैं, वी ए माइनस वी बी कर देते हैं। ये होता है सापेक्ष वेग।
त्वरण, एक्सीलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी और डेल्टा टी। यूनिट क्या आ जाएगी? वेग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? यूनिट आ जाएगी ये। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, फार्मूला याद रखना है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विमीय सूत्र, तो मीटर की विमा क्या होती है? एल, और सेकेंड की टी, स्क्वायर लगा दिया, ऊपर ले गए तो क्या आ गई? एल टी माइनस 2। ये आ जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी। यह एक देखो सदिश राशि है, कोई बात नहीं। किसी दिए हुए क्षण पर किसी वस्तु के त्वरण को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण। ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, इसी को या डी वी बटे डी टी, इसी को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। त्वरण ये होगा। तो वेग फार्मूला, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। बीमा क्या होती है? एल टी माइनस 2। इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना। ये हो गया त्वरण। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल ये क्या होती है? देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा यात्रा में चली गई कुल दूरी तथा यात्रा में लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और बटे उस तय करने में जो समय लगा दूरी को, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब यहाँ पर दो नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं नोट से निवेदकल पूछा है। पहला नोट क्या है कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही, देखो उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है। कोई वस्तु है किसी दूरी को v1 चाल से और उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल पूछे तो 2v1 v2, फार्मूला क्या आ जाएगा? 2v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस v2। एक सेकंड में सवाल लगा देंगे। चलो इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है, और ये दूरी मान लेते हैं 50 किलोमीटर है। एक कोई कार है, 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो उस कार की औसत चाल ज्ञात करो। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि दूरी बराबर है। 50 किलोमीटर की दूरी पहले v1 चाल से तय कर रही है, फिर उतनी दूरी यानी 50 किलोमीटर v2 चाल से तय कर रही। तो जब दूरी समान हो, वेग अलग अलग हो, तब औसत चाल पूछे, तुरंत फार्मूला लगा देंगे 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, और v1 v2 का मान यहाँ रख देंगे, हल कर दें, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो सवाल को थोड़ा पहचानना है किस लेवल का सवाल है। तो यदि देखो वही दिया है, किसी दूरी को v1 चाल से, फिर उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। आसानी से सवाल लगा देते हैं। अब इसका दूसरा फार्मूला वो गजब का है। कह रहा है जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से और फिर शेष आधे समय में
देखो इसमें समय बराबर है, v2 चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल होती है v1 प्लस v2 बटे 2। क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बटे 2, ये कह रहा है। यानी इसमें दूरी समान है, वेग अलग अलग है, इसमें समय समान है और इसमें वेग अलग अलग है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाए तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, आधे घंटे में 1/2 आवर्स में उसका वेग कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटा है आधे घंटे में। फिर आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में उसका वेग हो जाता है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, एवरेज बराबर v1 प्लस v2 बटे 2। v1 v2 का मान रख देंगे। जब कब, जब समय क्या हो, बराबर हो। तो जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल का ये फार्मूला लगाएंगे, और जब समय बराबर हो, चाल अलग अलग हो, तो औसत चाल v1 प्लस v2 बटे 2 यानी 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अचर त्वरण के अंतर्गत ऋजुरेखीय गति के समीकरण। तो देखो ऋजुरेखीय गति के समीकरण कितने होते हैं, 3। पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है, ये किसी वस्तु का अंतिम वेग होता है, लास्ट वाला वेग, अंतिम वेग। और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। a क्या होता है, यहाँ त्वरण होता है। और t क्या होता है, समय होता है। और यस क्या होती है, दूरी या विस्थापन होती है। बस यही चीज़ें हैं। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, यस क्या है, विस्थापन है, दूरी है, लिखा भी है। अब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अर्थात विज्ञान की भाषा में बोलते हैं वो विरामावस्था में, तो विरामावस्था में उसका जो प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। ये आगे बहुत अच्छा फार्मूला है ये कि वस्तु का टीवें सेकंड में विस्थापन क्या होगा। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला यस बराबर u प्लस ए बटे 2 2t माइनस का 1। ये फार्मूला याद रखना है। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला, 7वें सेकंड में, 8वें सेकंड में चली गई दूरी, इस तरीके से सवाल आएगा तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, t समय, यस क्या है, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र है। एयरफोर्स में मेन फार्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल अगर आ गए तो एयरफोर्स कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं। गति के समीकरण से संबंधित कुछ देखो तथ्य हैं। पहला क्या है कि गति के समीकरण नियत त्वरण के लिए मान होते हैं। गति के समीकरण नियत त्वरण के लिए क्या होते हैं, मान होते हैं। दूसरा है यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है और किसी समांतराल में उसका वेग u से क्या हो जाता है, v हो जाता है, तब अगर औसत वेग पूछा जाए तो u प्लस v बटे 2। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कब, जब समान त्वरण हो। देखो यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से
चल रहा है, गतिशील है, और किसी समयांतराल में उसका वेग u से कितना हो जाता है, v हो जाता है, तो उसका औसत वेग पूछा जाए तो u प्लस v बटे 2 करके निवर्कल लगा देंगे। आगे, यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है तथा पथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर उसका वेग u और v है, त्वरण क्या है, इसमें भी देखो समान है, पथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर उसका वेग u एवं v है, तो पथ के मध्य बिंदु पर उसका अगर वेग पूछा जाए vm मध्य पॉइंट में, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटे 2। मध्य बिंदु पर वेग पूछा जाए तो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटे 2। इन सूत्रों से हम निवर्कल लगाएं और इन्हीं सूत्रों से सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। आगे देखते हैं। गुरुत्व के अधीन गति। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, तब गति के फार्मूला क्या होते हैं। देखो, जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है या मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा होता है, तो वैसे पिंड की गति को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। और ये गति कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है, क्योंकि अगर हम किसी पिंड को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो सीधी रेखा में ही तो आती है, और जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो भी कैसी होगी, सीधी रेखा में गति होगी। ये तो गति के समीकरण, केस 1, पहला केस क्या है कि जब पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी तल से जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वहाँ पर ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। जी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान में क्या होता है, कमी होती है। इसलिए जो गति का जो पहला समीकरण आ जाएगा वो आपका आ जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। प्लस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, कम होता है। और दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, h बराबर u टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो इन सूत्रों से बहुत सारे सवाल लगने वाले। और सवाल में अगर कह दे कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, मुक्त रूप से नीचे गिर रहे, तो मुक्त रूप का मतलब वो पहले रुकी है, तो उसका प्रारंभिक वेग हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं ये। और जी का मान कितना होता है, 9.8 लगभग 10, तो कहीं पे हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, या ये भी ले सकते हैं आप। तो ये केस कब है, जब पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब हम ये गति के तीनों समीकरण ये लगाएंगे। और केस दूसरा क्या है वो भी देखते हैं। दूसरा केस है कि अगर यदि पिंड h ऊंचाई से नीचे गिरती है तब पिंड विराम से गिरना शुरू करती है। अगर कोई पिंड ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर, ये पृथ्वी का तल है, यहाँ से गिरती है, तो मतलब वो विराम अवस्था में तभी गिरती है, तो वहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं ये। और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, अब हम देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जी का मान, जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है।
और जब ऊपर से पृथ्वी तल की ओर आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, इसीलिए हम यहाँ जी जो लेते हैं प्लस लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या आगे लेता है? प्लस का। और प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं? 0। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊंचाई से गिराई जा रही हो तो मतलब प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा? 0 होगा। और जी का आगे लेंगे प्लस का, तब गति के समीकरण देखो, पहला समीकरण क्या आ जाएगा? v बराबर u प्लस जी टी, प्लस का जी लेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा? h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण आ जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये 3 समीकरण, इन्हीं से निवेश कर लगने वाले हैं दम भर।